हेलो फ्यूचर टॉपर्स। एएमयू और जीएमआई क्लास 9 एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लगे सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिजिक्स का एक सुपर इम्पोर्टेंट और फ्रैंकली बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर उठा रहे हैं, साउंड यानी कि ध्वनि। देखिए, हर साल इस चैप्टर से 2 से 3 सवाल पक्के हैं और सच मानिए ये बहुत स्कोरिंग होते हैं। अगले कुछ ही मिनटों में हम ना सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, बल्कि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे जो एग्जाम में आते ही आते हैं। तो चलिए फटाफट तैयार हो जाइए और इस चैप्टर को मिलकर मास्टर करते हैं। कभी सोचा है इस बारे में, बिना देखे ही सिर्फ कदमों की आहट से कैसे पहचान लेते हैं कि दोस्त आ रहा है? या फोन पर भी मम्मी की आवाज और दोस्त की आवाज में फर्क साफ पता चल जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर साउंड का ना एक अपना अनोखा कैरेक्टर होता है, एक अलग पहचान होती है जिसे हमारा ब्रेन समझ जाता है। बेसिकली साउंड एक तरह की एनर्जी है जो वेव्स की शक्ल में चलती है और हमें सुनने में मदद करती है। हर आवाज की एक अपनी कहानी है और इस चैप्टर में हम यही समझेंगे कि ये सब काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के सबसे सबसे बेसिक रूल से। साउंड पैदा होता है वाइब्रेटिंग चीजों से, ध्वनि का उत्पादन होता है कंपन से। मतलब बिल्कुल साफ शब्दों में, अगर वाइब्रेशन नहीं तो साउंड भी नहीं। सिंपल। जैसे स्कूल की घंटी बजाते हैं तो वो वाइब्रेट करती है और आवाज आती है, और जैसे ही उसे हाथ से पकड़ लो वाइब्रेशंस रुक जाती हैं और आवाज भी गायब। ठीक वैसे ही गिटार का तार वाइब्रेट करता है, हमारे गले के वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं। दुनिया की हर आवाज की शुरुआत एक कंपन से होती है, यही इसकी जड़ है। ओके, तो ये तो साफ हो गया कि साउंड वाइब्रेशन से बनता है। पर ये वाइब्रेशन सोर्स से, मान लीजिए एक स्पीकर से, हमारे कानों तक पहुंचता कैसे है? इस सफर को ही कहते हैं प्रोपगेशन ऑफ साउंड, यानी ध्वनि का संचरण। चलिए अब इसके पीछे की कहानी को समझते हैं। हाँ, ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। साउंड एक मैकेनिकल वेव है, यानी एक यांत्रिक तरंग। अब इस मैकेनिकल शब्द का मतलब सीधा सा है कि इसे चलने के लिए एक जरिया, एक मीडियम चाहिए। ये खाली जगह में ट्रैवल नहीं कर सकता, और ये मीडियम सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है। इसको ना एक रिले रेस की तरह समझो। पहला पार्टिकल वाइब्रेट होता है, वो अगले को धक्का देता है, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है, फिर वो पार्टिकल अगले को, और ऐसे ही एक चेन रिएक्शन से साउंड एनर्जी आगे बढ़ती जाती है। वहीं दूसरी तरफ लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। और यहाँ आता है एक एग्जाम टिप। हमेशा याद रखिए, साउंड और लाइट वेव में सबसे बड़ा फर्क यही है, साउंड को मीडियम चाहिए, लाइट को नहीं। एएमयू एंट्रेंस एग्जाम्स का ये पसंदीदा सवाल है। अब आते हैं एक और अहम कॉन्सेप्ट पर, स्पीड ऑफ साउंड। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, साउंड सबसे तेज चलता है सॉलिड्स में, उसके बाद लिक्विड्स में और सबसे धीरे गैसेस में। ऐसा क्यों? सारा खेल पार्टिकल्स के पास पास होने का है। सॉलिड्स में पार्टिकल्स बिल्कुल चिपके हुए होते हैं तो वाइब्रेशन एक से दूसरे तक फट से पहुंच जाता है। गैसेस में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, इसलिए एनर्जी ट्रांसफर होने में टाइम लगता है। एक अंदाजा दे दूं, हवा में साउंड की स्पीड लगभग 343 मीटर्स पर सेकेंड होती है, पानी में यही 1500 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, और स्टील में तो 5000 मीटर पर सेकेंड से भी ज्यादा। तो ये ऑर्डर बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। स्पीड सॉलिड्स में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड और फिर गैस। और इसी से जुड़ता है वो सवाल जो एएमयू और जेएमआई दोनों एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है, वैक्यूम यानी निर्वात में क्या होता है? देखिए, वैक्यूम का मतलब है खाली जगह जहां कोई पार्टिकल्स ही नहीं है। तो जब वाइब्रेट होने के लिए कुछ है ही नहीं तो साउंड आगे बढ़ेगा कैसे? इसीलिए साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता। फिल्मों में कहते हैं ना, स्पेस में आपकी चीख कोई नहीं सुन सकता, वो बिल्कुल सच है। इस फैक्ट को लॉक कर लीजिए। अगर ये सवाल आया तो 1 नंबर पक्का। तो अब हम जानते हैं कि साउंड ट्रैवल कैसे करता है। चलिए अब देखते हैं उस साउंड सोर्स को जिसे हम सबसे अच्छे से जानते हैं, हमारी अपनी आवाज। आखिर हम इंसान साउंड पैदा कैसे करते हैं? आइए हमारे इस पर्सनल साउंड मशीन यानी वॉइस बॉक्स के अंदर झांकते हैं। यहाँ इस डायग्राम को देखिए, हमारे गले में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं लैरिंग्स या कंठ। इसे ही आम भाषा में वॉइस बॉक्स कहते हैं। ये हमारी सांस की नली यानी विंड पाइप के ठीक ऊपर होता है, और इस लैरिंग्स के अंदर 2 छोटे छोटे मस्कुलर फ्लैप्स होते हैं जिनको कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। बस समझ लीजिए, ये 2 तार जैसे हैं। हमारी आवाज का सारा जादू यहीं से शुरू होता है। प्रोसेस बहुत सिंपल है पर मजेदार भी। स्टेप 1, जब हमें बोलना होता है, हमारे लंग्स हवा को ऊपर विंड पाइप में धकेलते हैं।
ये हवा वोकल कॉर्ड्स के बीच की पतली सी जगह से निकलती है, जिसकी वजह से वो वाइब्रेट करने लगते हैं। ये है स्टेप 2, और इसी वाइब्रेशन से साउंड पैदा होता है। स्टेप 3। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात कि हम अपनी आवाज का पिच कैसे बदलते हैं। जब हमारी मसल्स वोकल कॉर्ड्स को एकदम टाइट और पतला कर देती हैं, तो वो तेजी से वाइब्रेट करते हैं और पतली हाई पिच वाली आवाज निकलती है। और जब कॉर्ड्स आराम से लूज और मोटे होते हैं, तो वो धीरे धीरे वाइब्रेट करते हैं और भारी लो पिच आवाज निकलती है। आमतौर पर मर्दों की आवाज इसीलिए गहरी होती है क्योंकि उनके वोकल कॉर्ड्स थोड़े मोटे और लंबे होते हैं। तो हमने साउंड का बनना और उसका चलना दोनों समझ लिया। अब इस पजल का आखिरी टुकड़ा बाकी है, साउंड को सुनना। हमारा कान इन वाइब्रेशंस को रिसीव कैसे करता है और हमारा ब्रेन इसका मतलब कैसे निकालता है। चलिए अब सुनने की इस पूरी कहानी को समझते हैं। हमारा कान सच में एक कमाल का ऑर्गन है। इसके 3 मेन हिस्से होते हैं। सबसे पहले आउटर ईयर, जो हमें बाहर से दिखता है, ये एक फनल की तरह साउंड वेव्स को इकट्ठा करता है। फिर आता है मिडिल ईयर, ये एक एम्पलीफायर है, ये उन वेव्स को और तेज और स्ट्रॉन्ग बना देता है। और आखिर में है इनर ईयर, ये है असली कन्वर्टर, ये साउंड वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देता है, जो सीधे ब्रेन तक जाते हैं। आइए देखते हैं ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। चलिए सुनने के इस पूरे प्रोसेस को 4 आसान से स्टेप्स में तोड़ते हैं। स्टेप 1, कलेक्शन। कान का बाहरी हिस्सा, जिसे पिन्ना कहते हैं, साउंड वेव्स को पकड़कर ईयर कैनाल के अंदर भेजता है। स्टेप 2, वाइब्रेशन। ये वेव्स अंदर जाकर ईयर ड्रम यानी कान के पर्दे से टकराती हैं। ईयर ड्रम बिल्कुल ढोल की तरह वाइब्रेट करने लगता है। स्टेप 3, कन्वर्जन। ये वाइब्रेशंस मिडिल ईयर की 3 छोटी छोटी हड्डियों से होते हुए और स्ट्रॉन्ग होकर इनर ईयर में कॉक्लिया तक पहुंचती हैं। कॉक्लिया एक स्पाइरल शेप की फ्लूइड से भरी ट्यूब है। असली हीरो यही है। ये इन वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देता है। और स्टेप 4, इंटरप्रिटेशन। आखिर में ऑडिटरी नर्व इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन तक ले जाती है और ब्रेन हमें बताता है कि हमने क्या सुना। कितना कॉम्प्लेक्स पर कितना शानदार प्रोसेस है ना? पर एक मिनट, सारी आवाजें एक जैसी क्यों नहीं होती? सोच के देखिए, एक शेर की दहाड़ और एक चिड़िया की चहचहाहट में इतना फर्क क्यों है? इसका जवाब साउंड की 2 मेन प्रॉपर्टीज में छिपा है, लाउडनेस और पिच। चलिए पहले गुण की बात करते हैं, लाउडनेस। किसी भी साउंड की लाउडनेस डिपेंड करती है उसके एम्पलीट्यूड यानी आयाम पर। अब ये एम्पलीट्यूड क्या है? आसान भाषा में ये साउंड वेव की ऊंचाई है। जितना बड़ा एम्पलीट्यूड मतलब वेव में उतनी ज्यादा एनर्जी और हमें आवाज उतनी ही तेज या लाउड सुनाई देगी। छोटा एम्पलीट्यूड मतलब कम एनर्जी और हल्की आवाज। तो एक चीज हमेशा याद रखें, लाउडनेस एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये डायग्राम इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साफ कर देगा। वेव को देखिए, जो बीच के डॉटेड लाइन है वो है शांति की स्थिति। इस लाइन से वेव की चोटी कितनी ऊपर जाती है या गड्ढाई कितनी नीचे जाती है, बस वही है एम्पलीट्यूड। आप देख सकते हैं राइट वाली वेव का एम्पलीट्यूड लेफ्ट वाली से काफी ज्यादा है। इसका मतलब ये एक ज्यादा लाउड साउंड को दिखा रही है। और हाँ, लाउडनेस को नापने की यूनिट है डेसिबल यानी डीबी। ये भी एग्जाम के लिए एक जरूरी पॉइंट है। अब आती है दूसरी प्रॉपर्टी, पिच या तारत्व। ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पर। फ्रीक्वेंसी का सीधा सा मतलब है कि 1 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेशन हो रहा है। इसकी एसआई यूनिट है हर्ट्ज, जिसे हम HZ लिखते हैं। 1 हर्ट्ज मतलब 1 सेकंड में 1 वाइब्रेशन। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मतलब चीज बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रही है और हमें आवाज पतली या हाई पिच की सुनाई देगी। और यहाँ एक और एग्जाम टिप, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिश्ता याद रखिए। F = 1/T। टाइम पीरियड एक वाइब्रेशन में लगने वाला टाइम है। इस फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। इस कंपैरिजन से सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेफ्ट में देखिए, एक सीटी की आवाज, बहुत सारी वेव्स कम जगह में है, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी। राइट में एक ढोल की आवाज, वेव्स आराम से फैली हुई हैं, मतलब कम वाइब्रेशंस, ये है लो फ्रीक्वेंसी। तो याद रखिए, सीटी मतलब हाई पिच यानी हाई फ्रीक्वेंसी और ढोल मतलब लो पिच यानी लो फ्रीक्वेंसी। इतना सिंपल। ये लीजिए आपके एग्जाम के लिए 2 गोल्डन कीवर्ड्स। हम पहले ही जान चुके हैं कि साउंड एक मैकेनिकल वेव है। दूसरा कीवर्ड है लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य। इसका मतलब क्या है?
लॉन्गिट्यूडनल वेव वो होती है जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स वेव के चलने की डायरेक्शन में ही आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं। एक स्लिंग की स्प्रिंग सोचिए, जब आप उसे धक्का देते हैं तो उसके कॉइल्स आगे पीछे होते हैं उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है। साउंड बिल्कुल ऐसे ही चलता है। वो मीडियम में कहीं पार्टिकल्स को पास पास लाता है जिसे कंप्रेशन कहते हैं, और कहीं दूर दूर कर देता है जिसे रेरेफेक्शन कहते हैं। ये डेफिनेशन बहुत जरूरी है। चलिए, सारे मेन कॉन्सेप्ट्स तो हमने कवर कर लिए, अब वक्त है अपनी समझ को टेस्ट करने का। हम कुछ ऐसे सवाल देखेंगे जो AMU और JMI एंट्रेंस एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। देखते हैं आप इनके जवाब दे पाते हैं या नहीं। तैयार हैं? तो पहला सवाल, साउंड की लाउडनेस किस चीज से तय होती है? ऑप्शंस हैं A फ्रीक्वेंसी, B एम्पलीट्यूड, C स्पीड या D टाइम पीरियड। थोड़ा सोचिए। बिल्कुल सही। सही जवाब है B एम्पलीट्यूड। जैसा हमने पढ़ा, लाउडनेस सीधे सीधे साउंड वेव के एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। ज्यादा एम्पलीट्यूड मतलब ज्यादा एनर्जी, यानी ज्यादा लाउड साउंड। अगला सवाल, साउंड सबसे तेज किस में चलता है? A गैसेस, B लिक्विड्स, C सॉलिड्स या D वैक्यूम? क्या लगता है? करेक्ट आंसर है C सॉलिड्स। याद है ना वो ऑर्डर जो हमने सीखा था? सॉलिड्स में पार्टिकल्स सबसे पास होते हैं, इसलिए एनर्जी ट्रांसफर सबसे तेजी से होता है। और अब एक शॉर्ट आंसर टाइप सवाल, इंसान के गले का कौन सा हिस्सा आवाज पैदा करने के लिए जिम्मेदार है? जवाब है लैरिंग्स, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जिसके अंदर हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए सब कुछ एकदम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। याद रखिए, साउंड शुरू होता है वाइब्रेशन से। ये एक मैकेनिकल लॉन्जिट्यूडिनल वेव है जिसे चलने के लिए मीडियम चाहिए। सॉलिड्स में सबसे तेज और वैक्यूम में बिल्कुल नहीं। साउंड के दो मेन गुण हैं, लाउडनेस जो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है और पिच जो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। हम इंसान लैरिंग्स से साउंड पैदा करते हैं और कान से सुनते हैं, जो वाइब्रेशंस को ब्रेन के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देता है। बस ये इस चैप्टर के सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के लिए ज़रूर आने चाहिए। तो हमने सीखा कि साउंड की ये पूरी दुनिया असल में इनविजिबल वाइब्रेशंस का ही खेल है। ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि ऐसी और कौन सी अदृश्य वेव्स और ताकतें हैं, जैसे लाइट वेव्स या मैग्नेटिक फील्ड्स, जो इस वक्त हमारे आसपास की दुनिया को चला रही हैं। अपनी इस क्यूरियोसिटी को हमेशा जिंदा रखिए। साइंस का दिल यही है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये रिवीजन सेशन आपके लिए काफी मददगार साबित हुआ होगा। इन सारे पॉइंट्स को रिवाइज कीजिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और आप जरूर अच्छा करेंगे। आप सभी को आपके AMU